नमस्कार दोस्तों, इस बार हम अपने चर्चित कार्यक्रम इनसे मिलिए में देश और दुनिया में चर्चित श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी से आप सबका परिचय करवा रहे हैं। हम उनसे थोड़ी गुफ्तगू भी करेंगे, देश दुनिया और हिंदी की दशा दिशा के बारे में भी जानेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि सुरेश चंद्र शुक्ल लगभग 3 दशकों से नॉर्वे में रहते हुए हिंदी की सेवा में सतत संलग्न हैं और लगभग 2 दशकों से नॉर्वे से हिंदी पत्रिका स्पाइल दर्पण का संपादन कर रहे हैं। शरद आलोक नाम से चर्चित डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल आज हमारे बीच। मुझे इस बात का गर्व है कि नॉर्वे में 37.5 साल निवास करते हुए 37 साल मुझे हिंदी की सेवा करने का अवसर मिला है। डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल उर्फ श्री शरद आलोक यूं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से संबंध रखते हैं, परंतु अपने साहित्य, हिंदी सेवा और मृदु व्यवहार को लेकर आप समूचे देश में अपितु विश्व में जाने जाते हैं। आपका स्नेहिल व्यवहार किसी भी छोटे बड़े के प्रति समान रूप से देखा जा सकता है। आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, आपने उपन्यास भी लिखे हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का आपने संपादन भी किया है। यही नहीं, अनुवाद के क्षेत्र में भी आप अग्रणी रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो शरद आलोक अपने आप में एक ऐसी हस्ती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए आम जन से निरंतर जुड़े रहते हैं। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला कुछ और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं देश दुनिया के बारे में, उनके कुछ और विचार एवं उनकी कविताओं लेखन आदि के बारे में भी थोड़ा यहाँ पर हम अभी मैं नॉर्वे में रहता हूँ लगभग 40 वर्षों से। अच्छा। और भारत का हूँ तो मैं वहाँ आजीवन रहूँ तो भी भारतीयता छोड़ नहीं सकता और नॉर्वे का हो नहीं सकता। जी। उसी प्रकार जो आपने हिंदी सेवा की बात की, मैं हिंदी की कोई सेवा जो है कोई अलग से कोई मिशन रूप लेकर नहीं चल रहा। ये मेरी आदत में शुमार है और हिंदी मेरी अस्मिता की पहचान है। जैसे कि मेरा अगर हम अपने जीवन के बारे में बताएं कि मेरा नॉर्वे और भारत के अंतर संबंध को हम किस तरह करेंगे, तो मैं कहूंगा कि जो भारत है वो मेरी देवकी माँ है और नॉर्वे जो है यशोदा माँ है। देवकी माँ ने मुझे पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन नॉर्वे में मुझे फलने फूलने का और वहाँ पर एक विस्तार का एक अवसर मिला, जहाँ रोजी रोटी मेरी जुड़ी, मेरा परिवार बना। तो जहाँ तक कि हिंदी की सेवा की बात है, आपसे कह चुका हूँ ये मेरी अस्मिता की पहचान है। जब नॉर्वे में 26 जनवरी 1980 को आज से 40 वर्ष पहले पहुंचा, तो वहां पर मुझे परिचय नाम की एक पत्रिका के पहले उस संपादकीय विभाग में काम करने का, और उसके बाद उससे जुड़ने के बाद फिर उसके संपादन मंडल में आने का और संपादक बना। 1980 से 1985 तक परिचय नाम की हिंदी की पहली नॉर्वे से पत्रिका जो 1978 में प्रकाशित होना शुरू हुई थी, उसका संपादक रहा। और उसके साथ साथ जब मैं वहां नॉर्वे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर हिंदी के पठन पाठन की इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। विश्वविद्यालय स्तर पर जो हिंदी पढ़ाई भी जाती थी वह जो है नॉर्वे की सरकार को और वहां के समाज को जो जरूरत के हिसाब से पूरा करने के लिए होती थी। वहां के जो छात्रों को
और अध्यापकों को इतनी अच्छी हिंदी बोलनी नहीं आती थी। एक व्यक्ति को छोड़कर, वो व्यक्ति हैं फिन थीसन को हम लोग प्रेमचंद कहते हैं। ये वहीं के हैं? हाँ, ये डेनमार्क के हैं, लेकिन नॉर्वे में प्रशिक्षण देते थे। उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी कि वो जब हिंदी बोलते थे, बोलते हैं, अभी भी हैं जिंदा, अवकाश प्राप्त हो गए, तो वे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। तो वहाँ के दूतावास, भारतीय दूतावास से मिलकर हमने हिंदी कक्षाएं शुरू की, जिसमें दूतावास के में काम करने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जब दूसरे लोगों को पता चला, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू किया। क्योंकि दुनिया भर के, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी अपने माता पिताओं को और अभिभावकों को से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने बच्चों को और प्रारंभिक शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है 1 से 5 तक, हिंदी भाषा में दें, या उनकी जो भी भारतीय मातृभाषा हो। जी हाँ, लगभग 66 वर्ष की उम्र में भी निरंतर ऊर्जावान बने रहना और दूसरों को प्रेरित करते रहने का गुण डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी में बखूबी पाया जाता है। और अनेक प्रकार के कामों में निरंतर गंभीरता और ईमानदारी से सक्रिय डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल की कविताओं में या लेख या कहानियों में एक आम आदमी का दर्द, वर्तमान समाज की व्यथा खुलकर सामने आती है। तो पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए जिसको हम असली पत्रकारिता मान सकें? आपने जो बातचीत की वो भारत के बारे में शायद की, मैं आपको नॉर्वे ले चलता हूं और भारत के संदर्भ में केवल एक पत्र का नाम देता हूं। पहले हम भारत के संदर्भ में ही शुरू करते हैं। भारत का एकमात्र अखबार, शायद और भी होंगे, मुझे पता नहीं है, द हिंदू अखबार जो एक ऐसा अखबार है जो जब समाचार छापने के साथ उसके स्रोतों को भी बताता है कि उसने ये समाचार कहां से लिया है। वो बयान को सूचना या समाचार नहीं लिखता है। बयान किसी ने दिया, दूसरे यहाँ के अखबार उसको पूरा समाचार लिखते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर पत्रकारों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पत्रकार संगठित नहीं है, और संगठित होने के साथ साथ एक पत्रकार अगर एक अखबार में है, दूसरा पत्रकार दूसरे अखबार में, और एक ही समूह के पत्रकारों के साथ भेदभाव जैसा रवैया ऐसा लगता है। क्योंकि एक व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, लेकिन वहां लिखता 8 घंटे है। नॉर्वे में ये गैर कानूनी है। नॉर्वे जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस में नंबर 1 स्थान रखता है। भारत फ्रीडम ऑफ प्रेस में 140वां स्थान रखता है। शायद इसीलिए द हिंदू ने अपने स्तर को बनाए रखा। यही कारण है कि द हिंदू ने अपने पत्रकारिता का स्कूल खोला। ये जान के आपको बहुत खुशी होगी, वह उन चंद पत्रकारिता के स्कूलों में से है भारत में, जो द हिंदू ग्रुप ने खोला है। उस पत्रकारिता स्कूल का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट यानी स्नातक व्यक्ति इंग्लैंड के किसी भी विश्वविद्यालय में आसानी से प्रवेश पा जाता है, और यहाँ के विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं पाता। फेक न्यूज का आजकल दौर चल रहा है जी। तो ऐसे में किसी समाचार पर, किसी रिपोर्ट पर कैसे आम आदमी कैसे विश्वास कर सकता है? क्योंकि आजकल फोटोशॉप में जाकर कुछ का कुछ बना दिया जाता है, किसी के साथ फोटो जोड़ दिया जाता है, कोई भी न्यूज ऐसी गढ़ दी जाती है कि वो गलत होके सही लगती है या सही होके गलत लगती है। भारत में जैसा अभी हम यहाँ देखते हैं, जब हम रेल में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, जहाज में यात्रा करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग जो है, जो उन्हें समाचार परोसा जाता है उसी पे विश्वास करके वही काम कर लेते हैं। लेकिन नॉर्वे में जो मुझे शिक्षा मिली है पत्रकारिता स्कूल में भी और राजनीति में भी, उनका कहना है कि आपको सूचनाओं और समाचारों को स्वयं प्राप्त करना चाहिए, उसे स्वयं सत्यापित करना चाहिए। इसी कारण, और नॉर्वे में जो है ऐसा नहीं हो सकता फेक न्यूज हो, लेकिन मुझे लगता है बहुत न्यूनतम होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस में नॉर्वे 1 नंबर पे है। और वहां पर नॉर्वे में आपको, अगर आपने किसी की भी निंदा की है, किसी को कह दिया कि आप रेसिस्ट हैं, अगर अध्यापक ने छात्र को कह दिया, छात्र 18 साल से ऊपर है, उसके ऊपर उसको जेल हो सकती है, और अध्यापक को भी जेल हो सकती है। और इसलिए, लेकिन छप जाएगा अखबार में, अगर किसी के बारे में कुछ भी कहना चाहें वहां छप जाएगा। भारत में
छापते हैं नहीं छापते हैं, ये निर्भर करता है कि कौन सा पत्रकार छाप रहा है। भारत में जो है भाषा का भी एक बहुत गड़बड़ चल रही है। जैसे कि हिंदी में मैंने समाचार पत्रों में इंग्लिश देखा है, अनावश्यक जो है हिंदी के शब्द डाले हुए हैं। इससे भी हमारा ख्याल कुछ लोग उबे हुए हैं या बहुत आसान तरीके से समाचार को परोसा जाने के आदी हैं। वो जो है अच्छी न्यूज का तभी देख सकेंगे जब अच्छी न्यूज का प्रसारण ज्यादा होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भारत के समाचार पत्र और टीवी चैनल खराब न्यूज परोसते हैं, लेकिन जैसा मैंने देखा कि यहाँ पर हर चैनल की सूचना एक ही समाचार के बारे में अलग अलग होती है, थोड़ा सा हास्यास्पद और कई बार जो है अविश्वसनीय लगता है। डॉक्टर साहब, आप पूरे विश्व में घूमे हैं, हिंदी के प्रचार के संदर्भ में भी, साहित्य के लिए भी, जगह जगह आप जाते हैं व्याख्यान देने भी, फिर भी ये आप महसूस करते होंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें कोई दो राय नहीं है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। भारत एक संभावनाओं का देश है। भारत एक आने वाले समय का एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। भारत एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर जो है बहुत सी संभावना है। यहाँ पर समाज सेवा के द्वारा और एक दूसरे के लिए 2 घंटे कम से कम हर भारतवासी को जो काम पे है, जो नौकरी करता है या जो रिटायर हो गया है, कम से कम उसको चाहिए कि 2 घंटा अपने देश के लिए, दूसरे लोगों के लिए कार्य करे। किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, किसी भी संगठन के लिए नहीं, वह अपने समाज के लिए कार्य करे। अगर संगठन के लिए काम करें तो पर्यावरण के संगठन हो, उन संगठन के लिए काम करे जो साफ पानी आपको दें, शिक्षा दें और आसपास साफ सुथरा रखें। मैंने एक नॉर्वेजी भाषा की कविता में लिखा था, आधुनिक व्यक्ति वह है जो अपने आसपास और दिमाग में कम से कम कचरा करे और अपने दिमाग को खुले विचारों के लिए हमेशा खुला रखे। बहुत बढ़िया शुक्ला जी, आपने डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल और शरद आलोक जी की नई कविता कोरोना पर लिखी हुई है। देखिए, कोई नहीं उद्घोष करने वाला, राम नाम सत्य है। राजा डोम पंडित तरस रहे हैं शवों को, जिनकी आजीविका निर्भर है शवों पर। छाई है शमशान घाटों पर खामोशी, न कोई नारा न कोई शोर और हलचल। लॉकडाउन को दोष दे रहे हैं, मौत का सामान पड़ा है, उसके खरीदार कम हो गए हैं, शमशान सूने हो गए हैं। लॉकडाउन से मुक्ति उम्मीदों के बीच बंधनों को तोड़ नए उपायों की खोज कर रही है। कब कोरोना की मार से बचेंगे, कुहासा छटेगा, ये आशाएं डोम पाले हैं कि शमशान फिर शवों से भर जाएगा। जब आदर्शों में पोल भरा और ढोल की चिंता क्या करना, जीने की चिंता कभी न की, मरने की चिंता क्या करना। बस जंगल में ही आग लगी, पशु पक्षी की चिंता क्या करना। हम पिंजरे में बंद कोरोना से, भूकंप की चिंता क्या करना। कहीं उठने और गिरने का, कहीं सजने और संवरने का।